चलो अब लिखिए, जिन्होंने कल की क्लास छोड़ी है वो लिख लें अपने, ठीक है। वैदिक कालीन आर्थिक जीवन, ठीक है। मैंने कल बता दिया था कि हम जिस काल को पढ़ेंगे उस काल की सारी चीजें पढ़ लेंगे। कृषि भी पढ़ लेंगे, व्यापार वाणिज्य भी पढ़ लेंगे, पशुपालन भी पढ़ लेंगे, विनिमय के माध्यम भी पढ़ लेंगे, है ना, कुछ छोड़ेंगे नहीं। तो इससे हमें बार बार पेज नहीं पलटने पड़ेंगे, बार बार हमें उसी 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 युग को रिपीट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चीजें एक जगह पे कलेक्ट हो जाएंगी, इसलिए मैंने ऐसा बोला था। तो अभी आप क्या लिखेंगे, वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। अब आप जानते हैं कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, तो हम दोनों समय में जानेंगे। तो उसमें भी अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन, ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। अब इसमें हेडिंग डालें, कृषि व पशुपालन, कृषि व पशुपालन, कृषि व पशुपालन, ठीक है। अब पॉइंट टू पॉइंट लिखने, वैसे जैसे हम लोग पिछले सेमेस्टर में लिख रहे थे, या ना, जो इवेंट सेमेस्टर था। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए वैदिक कालीन आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। वैदिक कालीन आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी, मूलतः ग्रामीण थी। उनके आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि व पशुपालन थे, कृषि व पशुपालन थे। अगला पॉइंट है, कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, पशुपालन की तुलना में कृषि का बोलबाला कम था। कृषि का बोलबाला कम था। तो अगला पॉइंट जो लिखेंगे वो इसी से जुड़ा होगा। लिखिए, ऋग्वेद में कुल 10,462 श्लोकों में 10,462 श्लोकों में केवल 24 में ही कृषि का उल्लेख मिलता है। कृषि का उल्लेख मिलता है। ठीक है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि ऋग्वेद में पूरा इतना 10,462 श्लोक हैं, उसमें कृषि के लिए केवल 24 श्लोकों का ही सहारा लिया गया। तो ये स्पष्ट करता है कि पशुपालन की तुलना में कृषि को कम महत्व दिया जाता था, पशुपालन का महत्व ज्यादा था। ठीक है। आगे अगला पॉइंट लिखें, ऋग्वेद के मूल भाग में तो ऋग्वेद के मूल भाग में तो कृषि के लिए उसके महत्व से संबंधित केवल 3 शब्दों का ही उल्लेख प्राप्त होता है।
केवल 3 शब्दों का उल्लेख ही प्राप्त होता है। केवल 3 शब्दों का उल्लेख ही प्राप्त होता है। केवल 3 शब्दों का उल्लेख ही प्राप्त होता है। तो वो शब्द भी लिखने हैं, पूछ लेगा ना कृषि संबंधित ये शब्द का क्या। देखिए, उर्वर, उर्वर, दूसरा है धान्य, तीसरा बपंती, बपंती। ठीक है, अगला पॉइंट है ऋग्वेद में केवल, ऋग्वेद में केवल एक अनाज, ऋग्वेद में केवल एक अनाज यब, यब क्या होता था? अच्छा, यब, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो। धान्य, जौ के लिए प्रयोग करते थे, आपको पता है, जौ। तो ये धान्य काट के ना जौ कर लो, जौ। हमने पढ़ा भी था ना पिछले क्लासों में कि जौ जो है उसके लिए यब शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, का उल्लेख मिलता है। तो ये क्या लिखा आपने, पूरा सेंटेंस है ऋग्वेद में केवल एक अनाज यब ब्रैकेट में जौ का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जौ का उल्लेख ऋग्वेद में 15 बार किया गया है। जौ का उल्लेख ऋग्वेद में 15 बार किया गया। एक चीज और, अगला पॉइंट लिखिए, ये पूछ लेगा। ऋग्वेद के अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार अश्विन देवता, ऋग्वेद के अनुसार अश्विन देवता ने मनु को हल चलाना व यब की खेती करना सिखाया, व यब की खेती करना सिखाया। अगला पॉइंट महत्वपूर्ण है, ऋग्वेद में चावल का उल्लेख नहीं मिलता है। चावल का उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, अगला पॉइंट है ऋग्वेद में हल के लिए, ऋग्वेद में हल के लिए लांगल, लांगल, ला, ला में डंडा, ऊपर बिंदी, गा और ला, कमा, फाल, 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 जिसको फार बोलते हैं, देहाती भाषा समझो। ठीक है, सीर, कौमा सीर शब्द मिलते हैं। लांगल, फाल, कौमा सीर, ये 3 शब्द मिलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, हल के फाल से, एक हल का फाल साड़ी का फाल होता है। मुझे ध्यान आ गया, क्योंकि हम लोग हल को ना गांव में तो फार कहते हैं, जिसको फावड़ा कहते हैं उसको फरुआ कहते हैं, है ना, जिसको खुरपा कहते हैं उसको क्या कहते हैं, खुरपी। जेंडर चेंज कर दिया हम लोगों ने। हाँ, बस ये अंतर है, बाकी छोटे और बड़े का अंतर है, बाकी ये अपनी भाषा है। जब जो अगर वैदिक कालीन भाषा ना समझ में आए तो अपनी भाषा में समझ लिया करो। ठीक है, बात समझ लो। तो जो हल था, हल के फाल से जो खेत जोता जाता था, ठीक है, उसको सीता कहते थे। लिख लो ये पॉइंट, हल के फाल से जुती हुई भूमि के लिए सीता शब्द मिलता है। सीता, सीता शब्द मिलता है। सीताफल खाया है? क्या होता है सीताफल? सीताफल, हाँ सीताफल, गंगा फल भी बोलते हैं उसको, गंगा फल भी बोलते हैं क्या? सीताफल है ना। रामफल खाया? रामफल, रामफल
कंदमूल फल देखा है, वो वही रामफल होता है, कंदमूल फल, रामफल। देखा नहीं तो खाया। अच्छा, हाँ, कंदमूल फल को रामफल कहते हैं, और जो कद्दू है उसको हम लोग सीताफल बोलते हैं। हम लोगों ने सबने खाया। तो जो अब ये ध्यान रहेगा, पॉइंट तो ध्यान रहेगा, सीताफल से ध्यान आ गया कि जो फल के फाल से जो भूमि जोती जाती थी उसको सीता कहते थे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। बुबाई, 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 कॉमा, कटाई और मड़ाई। मड़ाई समझते हो? मड़ाई, गुड़ाई या मड़ाई को इस तरीके से बोलते हैं जैसे अनाज, फसल से अनाज को बाहर निकालना, ठीक है, वो मड़ाई कहलाता है। तो ये तीन शब्द जो हैं वो खेती के लिए प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, लिख लिया ना। कटाई, बुवाई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। ये लिख लो, ये पॉइंट, आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे, ये खेती के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। ये शब्द लिख लो, ये शब्द खेती के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। ये शब्द खेती के रूप में प्रयोग में लाए जाते थे। अच्छा, एक पॉइंट, एक हमारा चैप्टर है भूमि का स्वामित्व। ठीक है, हम इसी में बता दे रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, बार बार नहीं पढ़ेंगे, मैंने बोला कि सब कुछ कवर करते चलेंगे पूरे सिलेबस को एक ही बार में। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में, ऋग्वेद के चतुर्थ कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? मंडल कितने हैं ऋग्वेद में? 10 मंडल हैं। ठीक है, और 10 मंडल अलग अलग ऋषि को समर्पित हैं। तो जो चौथा मंडल है उसमें कृषि संबंधित उल्लेख मिलते हैं। तो आपने क्या लिखना है कि ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है, और इसी पॉइंट में आगे लिखना है, कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है, प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। अगला इसी में जोड़ के लिखना है, भूमि राजा की, भूमि राजा की निजी संपत्ति ना होकर, भूमि राजा की निजी संपत्ति ना होकर उस भूमि पर संपूर्ण संपूर्ण कबीले का स्वामित्व होता था। ठीक है, अगला पॉइंट, पॉइंट लिखना, अगला लिखिए, भूमि की सिंचाई के लिए नहरों, नहरों, कॉमा लिखिए, लगाइए और फिर आगे लिखिए, अबत, अबत, नहरों कॉमा अबत, और ब्रैकेट में लिख लो अबत का मतलब कुआं, कुआं, कुआं। इसको क्या बोल सकते, कूप, कूप है ना, कूप मंडूक का मतलब पता है क्या होता है? कुएं का मेढक। तो वो कुआं जो है वो सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाते थे, और नहर थी, कौमा लगाइए, अस्म चक्र, अस्म चक्र, इसमें ब्रैकेट में लिख लो रेहट की चरखी, रेहट की चरखी आदि का प्रयोग किया जाता था। अब इसको व्याख्या के रूप में अगला पॉइंट लिख लो, असम चक्र, असम चक्र तो पता लग गया ना, रहट के लिए प्रयोग किया जाता था। असम चक्र की सहायता से कुएं से पानी निकाला जाता था, कुएं से पानी निकाला जाता था तथा नालियों की सहायता से खेतों तक पहुंचाया जाता था, नालियों की सहायता से खेतों तक पहुंचाया जाता था।
ठीक, एक चीज तो पता लग गई कि सिंचाई कैसे होती थी। ठीक है, सिंचाई के तरीके कौन कौन से थे। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, सिंचाई के तरीके कौन कौन से थे। अब दूसरा पॉइंट लिखिए। करीश, करीश ब सकृत, ये शब्द हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इनमें शब्दावलियों का बहुत ज्यादा महत्व था, क्योंकि वहां के शब्दावलियों का अर्थ ही पूछा जाता है। जो कृषि से संबंधित प्रयोग हो रही थी या आर्थिक व्यवस्था संबंधित प्रयोग में लाई जा रही थी। तो आपने क्या लिखा, करीश व सकृत। करीश मैंने पहले भी पढ़ाया है, व सकृत शब्द गोबर की खाद के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। पहले लोग बीमार नहीं होते थे, पता है, जल्दी जल्दी हॉस्पिटल नहीं जाते थे, क्योंकि वो आयुर्वेदिक जो ये ऑर्गेनिक जो चीजें हैं, इन चीजों पर ज्यादा निर्भर थे, प्रकृति पर ज्यादा निर्भर थे। अब हम लोगों ने सारी चीजें कृत्रिम बना ली हैं। जैसे वहां गोबर की खाद, क्योंकि वहां पशुपालन का तो महत्व दिखता है आप लोगों को, कि कृषि का महत्व कम था, पशुपालन का था। पशु पाले जाते थे, जो गोबर होता था उससे खाद बनाई जाती थी, वो फसल पैदा करने में उर्वरा शक्ति का काम करती थी। आजकल हम लोग तो डीएपी ला रहे हैं, यूरिया, एनपीके, वो भी ना तो सल्फर डाइऑक्साइड पता नहीं क्या क्या मिला के वो खाद के रूप में डाल दिया खेत में। ठीक है, वो उससे जो फसल होती थी उसमें कहीं ना कहीं उन पदार्थों का उसमें लक्षण दिखता था, और वो हमारी बीमारी के कारण भी हैं, आज भी हैं। इसीलिए फलाने रोग, दिमाग के रोग, पता नहीं कितने रोग हैं, सब लोग जन्म ले रहे हैं, हाँ? बाल सफेद हुए जा रहे हैं, दांत टूट जा रहे हैं। क्या होगा इस देश का? कारण क्या है? कारण वो यही है। ठीक है, तो क्या लिखा हमने, करीश या सक्रत जो है वो गोबर की खाद के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। क्योंकि इसमें शब्दावलियों को महत्व है, इसलिए शब्दावलियों को ज्यादा फोकस करेंगे। लिखिए, कीनाश, कीनाश ब्रैकेट में लिख लेना। हल बाहा, हल बाहा, हल चलाने वाला। लिखिए वर्ष, ब्रैकेट में लिख लो अनाज की पुली, अनाज की पुली। खल, कौमा लगा के खल, इसको ब्रैकेट में लिख लो खलिहान, खेत खलिहान कहते हैं। उर्दर, उर्दर ब्रैकेट में अनाज मापने का यंत्र। आदि शब्द कृषि के रूप में प्रयोग में लाए जाते थे। अगला पॉइंट है, इंद्र को, इंद्र को फसलों का संरक्षक भी कहा जाता है। वर्षा ना हो तो इंद्र देवता की प्रार्थना होने लगती है, वर्षा करा दो प्रभु, है ना, फसलों का संरक्षक बोला जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, ऋग्वेद के अंतिम चरण में कृषि के प्रति अचानक, अचानक लोगों का आकर्षण दिखाई देने लगता है। ऋग्वेद के दसम मंडल में, ऋग्वेद के दसम मंडल में ध्रुत क्रीड़ा, समझते हो ध्रुत क्रीड़ा
क्या होता है? जुआ खेलना। तो यानी कि जुआ ऋग्वेद काल में भी खेला जाता था, क्योंकि वहां इस शब्द का प्रयोग किया गया है, ध्रुत क्रीड़ा, है ना। तो 10वें मंडल में क्या कहा गया? लेकिन जुआ तो खेला जाता था, लेकिन जुआ को भी वहां पर हीन माना जाता था ना, उसकी निंदा की गई। क्या कहा गया 10वें मंडल में? ध्रुत क्रीड़ा से आसक्त एक व्यक्ति को उपदेश दिया गया है कि, मतलब लत लग जाना, आसक्त का तात्पर्य है ना, किसी की आदत होना। तो उसको जुए की आदत हो गई, इसीलिए उसको समझाते हुए कहा गया है कि अरे जुआरी, ये इन्वर्टेड काम कर लीजिएगा, कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अरे जुआरी, कभी पाशा मत खेलो। अरे जुआरी, कभी पाशा मत खेलो, ठीक है, बल्कि कृषि कार्य करो। बल्कि कृषि कार्य करो, इससे आप पत्नी और गाय पाओगे। पत्नी और गाय पाओगे। पत्नी का नाम आया, तुमने मुंह काय बनाया, क्यों? अरे कोई बेचारा जुआरी है, तो जुआ खेलेगा तो उसकी शादी नहीं होगी। देखो, उसको समझाया गया कि जुआ छोड़ दो तो शादी हो जाएगी, पत्नी पाओगे। ठीक है, जब पत्नी पाओगे तो वहां दहेज के रूप में क्या दिया जाता था? गाय। उपहार स्वरूप, दहेज नहीं था ना, उपहार। तो जुआ छोड़ोगे तो क्या पाओगे भाई? पत्नी, ब्याह होगा, पत्नी मिलेगी और गाय भी मिलेंगी साथ में। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, वैदिक कालीन के लोग कितने सत्यवादी थे और अपनी चीजों को कितना बैलेंस करके रखते थे, ये इसी से पता लगता है ना। बच्चों को आजकल यही समझाया जाता है, बुरे कर्म छोड़ दो, नहीं तो शादी नहीं होगी, करोगे अगर तो ये सब चीजें वैदिक काल से चली आ रही है ना, आज की नहीं है। तो ये पॉइंट लिखा, महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि एग्जामिनर विश्वविद्यालय पेपर बनाते हैं सभी, बड़े बड़े प्रोफेसर लोग हैं, हो सकता है उनके मन में आए कि वैदिक काल का ये कोटेशन जरूर डालते हैं। देख, पूछते हैं बच्चों से किस मंडल में है, तो किस मंडल में है? 10वें। ठीक है, अच्छी बात है। अगला पॉइंट लिखिए। लिखिए, मुख्यतः गाय विनिमय का माध्यम थी। मुख्यतः गाय विनिमय का माध्यम थी। तो साथ में हमारा वो वाला चैप्टर भी चल रहा है, विनिमय का माध्यम, लास्ट वाला, वो भी साथ में चल रहा है। भूमि का स्वामित्व किसके पास था, वो भी साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, पूरा सिलेबस हम एक साथ में लेके चल रहे हैं, इसीलिए हम पूरा युग, जितनी इकोनॉमी कंडीशन है, सब पढ़ा देंगे, कहीं पेज नहीं पलटना पड़ेगा आपको बार बार। तो विनिमय का माध्यम क्या था ऋग्वेदिक काल में? गाय थी। ठीक है, लिखिए, घोड़ा। घोड़ा भी आर्यों का प्रिय पशु था। घोड़ा भी आर्यों का प्रिय पशु था, जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। ठीक है, अगला पॉइंट महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि आपको फंसाने के लिए ये भी प्रश्न में आ जाए। आर्य लोग बाघ और गेंडे से परिचित नहीं थे। अगला पॉइंट, गाय को अष्टकर्णी कहा गया है। गाय को अष्टकर्णी कहा गया है। ठीक है, अष्टकर्णी कहा गया है। और भी शब्द इसके लिए प्रयोग किए जाते थे, पता है? अगन्या,
अगन्या अभी लिखवाएंगे। अगन्या मतलब ना मारने योग्य। अष्टकर्णी, अगन्या, ये मतलब गाय के लिए सम्मान सूचक शब्द थे, यानी कि गाय को बहुत महत्व दिया जाता था। तो वही चला आ रहा है, आज भी गाय को महत्व देते हैं, गाय को माता बोल देते हैं, है? उसको पालते हैं, उसकी सेवा करते हैं, वो सारी चीजें। एक नाम सुना होगा आर एस शर्मा का, हिस्टोरियन है, ठीक है। मार्क्सवादी है, नहीं पता? इतिहास में डूबने लगोगे ना तो ये मार्क्सवादी क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, सामंतवादी क्या होता है, ये दार्शनिक इतिहास है, ये भी पढ़ना पड़ेगा हमको। तो यही बचाएगा इतिहास में डूबने से, ये तैरना सिखाएगा इतिहास में। देखिए, आर एस शर्मा का मत है कि, आर एस शर्मा का मत है कि ऋग्वेदिक आर्य, मत है कि ऋग्वेदिक आर्य मुख्यतः पशुचारी थे। ऋग्वेदिक आर्य मुख्यतः पशुचारी थे, लेकिन कृषि के महत्व के कारण, ऋग्वेदिक आर्यों को घुमक्कड़ नहीं कहा जा सकता। ऋग्वेदिक आर्यों को घुमक्कड़ नहीं कहा जा सकता। घुमक्कड़ नहीं कहा जा सकता। बात समझ लो, आर एस शर्मा ने कहा है कि पशुपालन करते थे, कृषि भी करते थे, लेकिन पशुपालन की तुलना में कृषि कम करते थे। लेकिन जैसे कि हम 10वें मंडल की ओर बढ़ते हैं ऋग्वेद की, वो अंतिम पड़ाव में लिखा गया 10वां मंडल है, यानी कि ऋग्वेद का अंतिम समय है ना, जब वो एक दूसरे काल में परिवर्तित हो रहा है या उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, उपनिषद काल में जा रहा है, ब्राह्मण काल में जा रहा है, वहां पर चीजें दिखती हैं कि कृषि के महत्व को भी वो समझने लगे थे। जैसे पशुपालन करते थे, अब वो बड़े पैमाने पर कृषि करना भी सीख रहे थे धीरे धीरे, है ना। उन्होंने ज्यादा क्षेत्रों पर कृषि करना शुरू कर दिया। जब ऐसा हुआ तो ऐसा कहा जाता है कि उनका जीवन घुमक्कड़ नहीं कहा जा सकता, वो स्थायी थे। जहां बसे वहीं खेती की, वहीं मकानात बनाए और वहीं रहने लगे। ऐसा नहीं था जैसा कि आप हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे, लोग घुमक्कड़ भी थे, स्थायी भी रह रहे थे। वहां से उसको क्या बोलते, प्रागैतिहासिक काल में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं कि वहां का मानव स्थायी नहीं था, घुमक्कड़ था। अगला पॉइंट लिखें। ऋग्वेद में अधिकांश युद्ध गायों को प्राप्त करने के लिए लड़े जाते थे। लड़े जाते थे, ठीक है। लिखिए गविष्टि, गविष्टि शब्द, शब्द का अर्थ गायों की गवेषणा करना था। गवेषणा समझते हो? शोध, रिसर्च, गुड। गायों की गवेषणा करना था, ठीक है। और ये शोध में गवेषणा शब्द वहीं से आया है, ऋग्वेदिक काल से ही आया। इसी प्रकार गवेषण, गोषु, गोषु, गव्य शब्द भी गाय के लिए ही प्रयोग किए जाते थे। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में गाय को
अघन्या। ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है, जिसका अर्थ होता है वध ना करने योग्य, वध ना करने योग्य। ऋग्वेद के सूक्तों में जिस पशु का नाम सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया है, जिस पशु का नाम सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया है वह अश्व है। अश्व मतलब घोड़ा, वह अश्व है, अश्व है। ऋग्वेद में अश्व शब्द का प्रयोग 215 बार किया गया है। अश्व शब्द का प्रयोग 215 बार किया गया है। ठीक है, कॉमा लगाइएगा। वृषभ, वृषभ मतलब बैल, वृषभ का प्रयोग 170 बार। गौ का प्रयोग 176 बार। किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट, भेड़, बकरी, ऊंट, भेड़, बकरी, ऊंट, भैंस, भैंस को क्या बोलते हैं? महिषी। किसी को अगर कहना हो भैंस तो उसको भैंस ना बोल, महिषी बोल दो तो पता भी नहीं चलेगा, काम भी हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा। हाँ, महिषी है ना। अच्छा, एक शब्द भी है राजमहिषी। राजमहिषी शब्द आता है ना, ये जो प्रशासक है, जो शासक वर्ग है, उससे संबंधित राजमहिषी, राजा की प्रधान रानी, उसको राजमहिषी कहा जाता था। तो राज हटा दो, महिषी बोल दो, महिषी। चलो, हाँ, खराब भी नहीं लगेगा, काम भी हो जाएगा। और किसी को बोल दो ऊंट तो खराब लगेगा ना, उसको उष्ट्र बोल दो, उष्ट्र, उष्ट्र, काम हो गया। तो सीख लो, ये शब्द काम में आने वाले हैं। किसी गधा बोल दो तो खराब लगता है ना, गर्दभ। बस समझेगा, ठीक, प्रशंसा चल रही है हमारी। तो आपने क्या लिखा कि भैंस, गधा एवं हिरण भी पालतू पशु थे। हिरण भी पालतू पशु थे। अब एक अगला पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि आज हम कम पढ़ेंगे, है ना। 2 मिनट और देख लेते हैं। देखिए, ऋग्वैदिक समाज में उपहारों के आदान प्रदान की परंपरा का विशेष महत्व था। उपहारों के आदान प्रदान की परंपरा का विशेष महत्व था। परंपरा का विशेष महत्व था। अगला पॉइंट है, राजन द्वारा बलि लेना, बलि ब्रैकेट में लिख लो चाहे तो, बलि के बाद उपहार, बलि का मतलब उपहार, ये बलि का मतलब मारना नहीं समझना कि किसी को मार दिया, है ना। उपहार लेता था, उसको बलि कहते थे। राजन द्वारा बलि ब्रैकेट में उपहार लेना तथा पुरोहित द्वारा किए गए अनुष्ठानों के बदले दक्षिणा लेना,
दक्षिणा लेना इसी परंपरा के अंग थे। ऋग्वैदिक समाज में भूमि सामूहिक अधिकार में होती थी। ऋग्वैदिक समाज में भूमि सामूहिक अधिकार में होती थी, ना तो उसका क्रय विक्रय किया जाता था और ना ही भूमि गिरवी रखी जाती थी। एक हेडिंग है, कल कराएंगे, वहां से लिख लो, व्यापार व वाणिज्य। ना ही